अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं पलवशा महमूद। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले जिक्र होगा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का, जहां तेज़ी का रुझान देखा गया है। कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज़ है और आज 100 इंडेक्स 1000 पॉइंट्स प्लस हो गया और KSE 100 इंडेक्स आज 48,000 की हद पर ट्रेड हुआ है। इसके अलावा अगर फॉरेक्स मार्केट के हवाले से बात करूँ तो इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है नाज़रीन, और रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट का सिलसिला जारी है। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर है और वो ये है कि पाकिस्तान में पहली बार खुराक और ज़राअत की नुमाइश का आज दूसरा रोज़ है। पाकिस्तान में पहली बार खुराक और ज़राअत के हवाले से नुमाइश का इफ्तिताह किया गया है और इस नुमाइश में बहुत बड़ी तादाद में मंदूबीन ने शिरकत की है। 56 ममालिक में से 600 ख़रीदारों को राग़िब किया गया है इस नुमाइश में और बहुत ज़्यादा इस नुमाइश को खुशाइंद करार दिया गया है। और इसके हवाले से मैं प्रोग्राम में जो है वो टॉपिक डिस्कस करूँगी। इसके अलावा नाज़रीन अगर दीगर कुछ बात करें तो हुकूमत के 16 माह के दौरान तमाम अशिया की कीमतों ने तारीख रकम कर दी है। चाहे वो अशिया ख़ुरनोश हों या फिर वो जितनी भी अशिया हों, महंगाई उरूज पे है। आवाम ने हुकूमत से बारहा इस हवाले से मुतालबात किए कि महंगाई को कम किया जाए, लेकिन हुकूमत की जानिब से महंगाई कम नहीं की गई और हुकूमत की मुद्दत भी ख़त्म हो गई है, यानी कि असम्बलियाँ तहलील कर दी गई हैं। निगरां सेटअप सर पे है। इस हवाले से महंगाई के हवाले से गरीब आवाम क्या कहते हैं, ये भी एक अहम सवाल है। गरीब आवाम महंगाई की वजह से पिस के रह गए हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से महंगाई का कंट्रोल करने के दावे सिर्फ दावे ही रह गए हैं। और नाज़रीन तरसीलात ज़र के हवाले से अगर जिक्र करें तो जुलाई 2023 में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में कमी हुई है। जुलाई 2023 में तरसीलात ज़र में 19.30% कमी रिकॉर्ड की गई है। स्टेट बैंक ने आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। बैरूनी अदायगियों के हवाले से खबर यह है कि बैरूनी अदायगियों के सबब मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने जितने भी कर्ज लिए थे बैरूनी ममालिक से, उनकी अदायगियों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ज़खायर हैं उनमें भी कमी वाक़ई हुई है। और स्टेट बैंक पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी की 10वीं सालगिरह, स्टेट बैंक इस मौके पर 100 रुपये का सिक्का, यादगारी सिक्का जारी करेगा। स्टेट बैंक की जानिब से ऐलान किया गया है कि इस 10वीं सालगिरह के मौके पर 100 रुपये का एक जो है वो सिक्का जारी किया जाएगा और सिक्का 11 अगस्त 2023 को जारी होने के इम्कानात हैं। और नाज़रीन SEPC के हवाले से खबर शामिल करूँगी। SECP ने जुलाई 2023 में 2200 नई कंपनियाँ रजिस्टर की हैं। रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद पिछले साल के मुकाबले में 25% ज़्यादा बताई गई है। और PIA ने जश्न आज़ादी के मौके पर अपने किरायों में कमी का भी ऐलान किया है। ये वो तमाम अहम खबरें हैं जो प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन अपने गेस्ट इंट्रोड्यूस करवाने से पहले एक बार फिर से आना चाहूँगी। पाकिस्तान में जो आज पहली खुराक और जो है वो ज़राअत का नुमाइश का इफ्तिताह किया गया है, उस हवाले से लोगों का और मंदूबीन का क्या कहना है। एक बार आपको ये शॉर्ट्स दिखाना चाहूँगी कि लोग इस हवाले से क्या कहते हैं। पाकिस्तान में पहली बार फूड इवेंट का इफ्तिताह किया गया है। Visit this agri exhibition. We have a great delegation from Kazakhstan, and I believe it's good to learn about your great experience in agriculture. And I do believe that Kazakhstan and Pakistan has promising future in terms of developing cooperation in agriculture, and this is a great opportunity for our people to learn more. हम लोग अभी तो यही देख रहे हैं, माशाल्लाह पहली दफ़ा ये एग्जीबिशन हुई है, लेकिन लोग यहाँ पे बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा फुटफॉल आ रहा है और लोगों का रिस्पांस भी अच्छा है। तो बस दुआ तो यही है और उम्मीद भी यही रहेगी कि इंशाल्लाह हर साल ऐसा ही होता रहे। हमारे पास कोई एग्जीबिशन नहीं होता था पाकिस्तान में, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, TDAP को, हमारे ज़ुबैर मोतीवाला साहब को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और बड़ी मेहनत की और इसको कामयाब बनाने की पूरी कोशिश की। 600 लोग माशाल्लाह से बाहर से आए हुए हैं। First of all, I would like to congratulate the organizer, TDAP. This is like a very good, exhibition. Even our delegations, there are 30 members delegation, from Malaysia. आज सुबह से ही जो है वो डेलीगेशंस आ रहे हैं और बाहर से काफ़ी माशाल्लाह वफूद आए हैं यहाँ पे और हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और हम अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तान ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी को और उनके चेयरमैन साहब को और जो जितने भी उनके ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया।
बिल्कुल नाज़रीन, ख़रीदारों और मंदोबीन का यही कहना है इस नुमाइश के हवाले से कि ये एक बहुत ही अहम इनिशिएटिव है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पाकिस्तान में पहली बार इस नुमाइश का इफ्तिताह किया गया है और इससे पाकिस्तान की तरक्की में भी इजाफा होगा। नाज़रीन, हमें स्टूडियोज़ में जॉइन किया है आज एक्सचेंज कंपनीज़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं ज़फ़र पराचा साहब ने। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन के तर्जुमान अदनान पराचा। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी हमजा गिलानी। हमजा, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। स्टॉक मार्केट के हवाले से आज सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कैसा रुझान रहा? जी बिल्कुल, आज मार्केट का आगाज़ ग्रीन जोन से हुआ। सेंटिमेंट्स आज हमने बहुत हाई देखे इन्वेस्टर्स के और इसी की वजह से इख्तिताम भी ग्रीन जोन के साथ हुआ है। मार्केट का जब आगाज़ हुआ था तो हमने देखा कि दौरान ट्रेडिंग शुरू में ही मार्केट 1000 पॉइंट्स प्लस चली गई, जो एक बहुत अच्छा साइन था। उसकी बुनियादी वजह अनाउंसमेंट्स हैं और फिर बैरूनी सरमायाकारी का तसलसल है जो हम कराची स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं। जैसे जैसे फ़िज़ा बेहतर हो रही है, मुल्क की मौची अशारिय बेहतरी की जानिब गामज़न है। नए MOU साइंस हुए हैं बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से। फिर रेकोडिक के अंदर सऊदी अरब सरमायाकारी करने का ख्वाहिशमंद है। इसके अलावा UAE की जानिब से मुतादिद मनसूबों पर बैरूनी सरमायाकारी के नए मुआहदे दस्तखत हुए। तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि कराची स्टॉक मार्केट में आ रहा है और इसी की वजह से मार्केट में आज हमने सेंटिमेंट्स बहुत हाई देखे। करेक्शन ड्यू थी लेकिन उसके बावजूद भी इन्वेस्टर्स ने खुलकर बाइंग और सेलिंग किए। खास तौर पे बैंकिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो अनाउंसमेंट्स की वजह से बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स में नुमाया खरीदो फरोख देखी गई। ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में देखा कि बेहतरीन तरीके से खरीदो फरोख्त हुई और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ब्लू चिप कंपनीज पर मुरतब हुआ और इसी की वजह से हर्बिट इंडेक्स का अख्तिताम 48,400 पॉइंट्स की नफसातियात पे हुआ। 616 पॉइंट्स के साथ आज क्लोजिंग हुई है और 36 मिलियन के वॉल्यूम हमने आज रिकॉर्ड किया। तो ओवरऑल 207 कंपनीज ऐसी थी जो ग्रीन स्केल पर ट्रेड हुई और 100 कंपनीज ऐसी थी जो माइनस पे ट्रेड हुई। तो ओवरऑल आज का दिन बहुत अच्छा था और जाहिर सी बात है जब ब्रोकर्स का एतमाद बहाल होगा, क्योंकि हम जैसे जैसे देख रहे हैं कि हम IMF की शराइत पर अमल कर रहे हैं। लेटर ऑफ इंटेंट हमने दिया था और तमाम शराइत को मनोन हम अमल कर रहे हैं, उस पर किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं है। जो IMF कह रहा है, जो हुकूमत है जो अभी तहलील हुई है उसने वो तमाम शराइत पूरी की हैं, लेकिन ख़तरात अभी भी हमारे सामने मंडला रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे मुल्क में डॉलर की जो लिक्विडिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का गैप बढ़ रहा है और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि इंपोर्ट बिल की अदायगियाँ भी सर पर हैं। तो ये तमाम अवामिल हैं जिसको बहुत सामने रखकर आज इन्वेस्टर्स ने बाइंग और सेलिंग की, लेकिन अनाउंसमेंट्स की वजह से और बैरूनी सरमायाकारी जो कराची स्टॉक मार्केट में हो रही है उसकी वजह से आप मार्केट ग्रीन जोन में ट्रेड हुई। ठीक, हमजा, फॉरेक्स मार्केट के हवाले से भी आपसे जानना चाहूँगी आज डॉलर की कदर में कितना जो है वो डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है, रुपए की कदर में कितनी कमी हुई है आज? बिल्कुल, हमने इस हफ्ते देखा कि करेंसी मार्केट में रुपया कंटिन्यूसली डेप्रिशिएट हुआ है एज़ कम्पेयर टू डॉलर और डॉलर की कदर इंटरबैंक में आज भी बढ़ी है। 288 रुपये 49 पैसे से बढ़कर डॉलर 287 रुपये 59 पैसे का हो गया। 90 पैसे का इसमें इजाफा देखा गया, जिसकी बुनियादी वजह देखें ना कि इंपोर्ट बिल की अदायगियाँ हैं। तकरीबन 6000 से ज़्यादा कंटेनर जिस वक्त पोर्ट पर मौजूद हैं और मज़ीद कंटेनर्स आ रहे हैं जो रास्ते में। और जाहिर सी बात IMF ने कहा है और स्टेट बैंक ने IMF की ईमा पर वो सर्कुलर तो जारी कर दिया कि तमाम LCs को क्लियर किया जाए, लेकिन आज भी इंपोर्टर को शदीद मुश्किलात का सामना है। जब इंपोर्टर्स कमर्शियल बैंकों के बाद LC खुलवाने के लिए जा रहा है तो डॉलर अवेलेबल नहीं है और अगर कमर्शियल बैंक्स LC खोल रहे हैं तो इंटरबैंक का रेट अगर आज 287.59 रुपीज़ है तो इंटरबैंक इंटरबैंक रेट में कमर्शियल बैंक 4 रुपये 5 रुपये मुनाफा रख कर LCs खोल रहे हैं। और ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जितनी भी शिकायतें हैं, ये इंपोर्टर्स स्टेट बैंक को बता रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हमारे पास डॉलर्स नहीं है, इन्फ्लोज के मसाइल हैं, फिर ओपन मार्केट और इंटर बैंक का जो गैप है वो बढ़ रहा है मुस्तकिल। ओपन मार्केट में भी डॉलर आज 2.25 रुपये महंगा हुआ, लेकिन 294 रुपये 75 पैसे से बढ़कर 296 रुपये का हो गया ओपन मार्केट में डॉलर, लेकिन अवेलेबल अभी भी नहीं है। जाहिर सी बात है जब इंपोर्ट बिल की अदायगियाँ होंगी, बैरूनी अदायगियाँ भी हमने करनी है और हमारे रिजर्व्स भी कम हुए हैं, हमारी रेमिटेंसेस भी कम हुई हैं, तो ये सारे मसाइल तो रहेंगे सामने और आइंदा आने वाले दिनों में अगर हमारी डॉलर की लिक्विडिटी बेहतर नहीं हुई तो रुपए की कदर मजीद गिरने के खदशात हैं। ठीक, ज़फ़र साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आप क्या समझते हैं पिछले काफ़ी महीनों में कह सकते हैं, पिछले कुछ दिनों में कह सकते हैं कि जब से IMF डील हुई है तब से ही स्टॉक मार्केट के हवाले से काफ़ी पॉजिटिविटी देखी जा रही है और मुसलसल पॉजिटिव रुझान ही देखा जा रहा है। अब हुकूमत की मुद्दत तो ख़त्म हो गई, आइंदा आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कहाँ जाके स्टैंड करेगी? वालेकुम अस्सलाम। देखिए जनाब, बात यह है कि स्टॉक एक्सचेंज का जो मामला है ना वो बड़ा अजीब व गरीब है
उसमें स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन हमेशा शामिल रही है, और ख़ास तौर पे जो हमारा इन्वेस्टर है वो हमेशा लूज़र ही रहा है। गेन जो मार्केट प्लेयर्स हैं वही करते रहे हमेशा से। ये एक तरह की रैली बनाते हैं, एक माइंडसेट बनाते हैं, और फिर उसको लेके जाके फिर आप अगर हम देखें तो जो हमारी जो कंपनीज़ हैं जो उनकी कारकर्दगी है उसके मुताबिक शेयर का रेट होना चाहिए। अब एक नई टर्मिनोलॉजी ले आया है स्टॉक एक्सचेंज में कि जी हमारा जो शेयर की जो वैल्यू है कंपनीज़ की वो अंडर वैल्यू है। देखिए हमने तो ये देखना है ना इन्वेस्टर ने कि मैंने 1 लाख रुपए लगाए और अगर मैं बैंक में लगा रहा हूँ तो मुझे 22% मिल रहा है, तो मुझे कंपनी से क्या मिल रहा है। तो वो अगर हम देखें कि 1 लाख की वजह उसको 2-5% से ज़्यादा इन शेप ऑफ बोनस और डिविडेंड वगैरह मिलते हैं, बाकी तो वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेट है। तो मेरा कहना ये है कि स्टॉक एक्सचेंज वालों को चाहिए फेयर चले ताकि लोगों का एतमाद कायम हो। तो अगर हम और दीगर ममालिक की तरह देखें तो हमारे पास जो अकाउंट होल्डर हैं सीडीसी के अंदर शेयर्स के, वो बहुत कम लोग हैं, बहुत नॉमिनल हैं दुनिया के दूसरे ममालिक की निस्बत, क्योंकि वहाँ पे ये बिज़नेस इतना रिस्की नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ मुल्की हालात से नहीं जोड़ सकते, फाइनेंशियल जो हमारे क्रीडेंशियल्स हैं उससे नहीं जोड़ सकते। अगर आज आप देखें जैसे मार्केट बढ़ी, मेरे हिसाब से नहीं बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि पॉलिटिकली जो है ना अनस्टेबिलिटी है, केयर टेकर गवर्नमेंट आ रही है, लोगों में खौफ है। अपने बात की दलील में मैं ये कहूँगा, जैसे आपने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट देखी, डॉलर देखा, वहाँ वो बढ़ रहा है, इंटरबैंक में भी बढ़ रहा है और ओपन मार्केट में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो स्टॉक बढ़ने की वजह मुझे नहीं समझ में आती, वो उसके उनके अपने को डायनामिक्स होंगे, लेकिन लोगों का जहन बना के ऊपर ले जाना नीचे ले जाना ये ज़रा गलत बात है। यानी कि अब हमको ये बात छोड़नी होगी कि हम लोगों को, पब्लिक को महंगा माल बेचें और उनसे सस्ता ख़रीदें। तो ये हमको फेयर उसकी तरफ हम आएंगे तो हमारा स्टॉक ज़्यादा तरक्की करेगा। इसी तरह हमारे और सेक्टर्स हैं जैसे प्रॉपर्टीज़ के हैं और चीज़ें हैं, लोगों को डिलीवरी नहीं मिलती, तो अगर वो लोग फेयर लेके चले तो हमारी जो प्रॉपर्टी सेक्टर है उसमें भी बहुत गुंजाइश है। ठीक। अदनान साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आप पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन के तर्जुमान हैं। आपसे जानना चाहूँगी पाकिस्तान की जितनी भी करंट सिचुएशन है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इसके बाद पाकिस्तान का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं इस हवाले से? देखिए जी, शुक्रिया। जो सिचुएशन इस टाइम पे चल रही है, पिछले कुछ महीनों से चल रही है, बल्कि 1.5 साल से जो चल रही है, उसके बाद जो इस टाइम पे पाकिस्तान में जो यूथ और आपकी इंडस्ट्री जो है उसकी सिचुएशन आपके सामने है। एक्सपोर्ट्स हमारी ऑलमोस्ट 40 से 50% कम हो चुकी है। हमारी लोकल इंडस्ट्री इस टाइम पे चल नहीं रही, और जो हमारी यूथ है वो इंडस्ट्री के ना चलने की वजह से अनएम्प्लॉयड हो गई है। अब वो अनएम्प्लॉयड होने के बाद उनकी यूटिलाइजेशन किसी की समझ में नहीं आ रही कि उस यूथ को यूटिलाइज़ कहाँ किया जाए। इस टाइम पे जो मुल्की सिचुएशन है इसके अंदर हर इंसान इतना परेशान है कि उसको वे आउट नहीं मिल रहा कि वो कहाँ से अपने आप को यूटिलाइज़ करके जो महंगाई की रेशो जो 40% जो बढ़ी है पिछले 1-1.5 साल के अंदर, तो वो अपना बजट किस तरह मैनेज करें। अब इस टाइम पे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ इकदाम किए हैं एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके साथ ये देखें कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है आपका, जो सब्सिडीज़ जो बिजली पे और गैस पे वो जो ख़त्म हुई है, उसकी वजह से इंडस्ट्री जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री स्पेशली, जिसकी वजह से हमें बाहर से पैसा भी आता है, वो हमारी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। और हम इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर हमारी इंडस्ट्री कम्पीट नहीं कर पा रही रेट्स की वजह से। तो अल्टीमेटली हमारे जो इंडस्ट्री के ऊपर बैंक्स के लोन्स भी हैं और उन्होंने एक्सपोर्ट भी जो करना है, उसके इम्पैक्ट की वजह से उन्होंने इंडस्ट्री ने अपने शट डाउन करना स्टार्ट कर दिया। इस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी हमारी आने वाली निगरान गवर्नमेंट को भी इस चीज़ की तरफ फोकस करना पड़ेगा कि हमारी एक्सपोर्ट को कैसे इंक्रीज़ किया जाए। हमारी एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ किया जाएगा और उसके साथ साथ हम अपना इंटरेस्ट का जो रेशो है उसको किस तरह नीचे लाएं। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो इंटरेस्ट रेट के नीचे आने से ही आपकी यहाँ की इंडस्ट्री चल पाएगी और हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकेंगे। इसके साथ ही आप ये देखें कि इंडस्ट्री के ना चलने की वजह से हमारे जो अनएम्प्लॉयड जो यूथ है
उसको हमने कैसे यूटिलाइज़ करना है, इसके लिए प्रॉपर पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। जो हम पॉलिसीज़ अगर नहीं बनाएंगे तो जो हमारे हर साल जो 4.5 लाख ग्रेजुएट्स हमारे एडअप हो रहे हैं और हमारे जो पीछे हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट हुई है हमारे, वो हम उनको कहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकेंगे, इसकी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। अगर हमारे पास लोकली पाकिस्तान के अंदर हमारे पास अगर इनकी यूटिलाइजेशन नहीं है तो हमारे पास एक शॉर्ट टर्म वे आउट है कि हम उनको यहाँ से बाहर हम एक्सपोर्ट कर दें। अभी वज़ीर आज़म साहब ने भी अपने आखिरी खिताब के अंदर जो तकरीर में कहा था कि हमारी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो हमारा एसेट्स हैं और बाहर के ममालिक के अंदर इस टाइम पे स्किल्स वर्क फोर्स की अशद ज़रूरत है। अब देखें, अगर स्किल्स वर्क फोर्स की ज़रूरत है तो हमें ये हमारी गवर्नमेंट्स को ये देखना चाहिए और हमारे प्रीवियस गवर्नमेंट्स को भी, जितनी भी गवर्नमेंट्स चाहिए कि उन्होंने यूथ के लिए ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए हैं जिसकी वजह से हमारी स्किल वर्कफोर्स ज़्यादा पॉलिश हो सके। हमें एक हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि एक पॉलिसी मुरतब करें इस हवाले से, ताकि यंगस्टर्स और जितने भी अनएम्प्लॉयड हैं लोग वो उनके लिए जो है कोई ना कोई फ़ायदा हो सके। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आके बहुत सारे टॉपिक से बहस आएंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में पहली बार बैनुल-अक़वामी खुराक और ज़राअत की नुमाइश का दूसरा रोज़ जारी है। पहली बार ये एक अहम इनिशिएटिव रखा गया है हुकूमत की जानिब से और फूड एग्रीकल्चर इवेंट पाकिस्तान में मुनक्किद किए जाने वाली पहली बैनुल-अक़वामी नुमाइश है। हमज़ा, इस हवाले से आपसे जानना चाहूँगी, मंदूबीन का और जितने भी ख़रीदार हैं उनका इस हवाले से काफ़ी जो है वो अच्छा एक रिस्पॉन्स सामने आया है। आप इस ओवरऑल इनिशिएटिव को किस तरह देखते हैं? देखिए, ये बड़ी खुशहाल बात है कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने कोशिशें की और पहली दफ़ा पाकिस्तान में फूड एंड एग्रीकल्चर एक्सपो लगी है और ये 3 रोज़ा नुमाइश है। अच्छा, सबसे अहमियत की हामिल बात यह है कि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं, लेकिन हमारे मुल्क में कभी भी इससे कबल ऐसी नुमाइश का इनेकाद नहीं हुआ। ये पहली काविश थी और इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है लोकल इन्वेस्टर्स ने भी और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने भी। और ये 3 रोज़ा नुमाइश है। कल इसका पहला दिन था, आज दूसरा रोज़ है और कल इसका आखिरी दिन होगा कराची एक्सपो में। अच्छा, B2B मीटिंग्स की अगर मैं बात करूँ, यानी बिज़नेस टू बिज़नेस मीटिंग्स जो हैं वो कल और आज ही हैं और कल आइंदा आने वाले कल में ये पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगी। तो ये 3 रोज़ा नुमाइश जो हुई है इसमें अप्रॉक्सीमेटली 600 से ज़ायद मंदूमेन ने शिरकत की है और 200 से ज़ायद बिज़नेस टू बिज़नेस मीटिंग्स अभी हो चुकी हैं। इसमें सिंगापुर है, मलेशिया है, श्रीलंका है, टर्की है, चाइना है। ये ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज़बरदस्त एक इम्पैक्ट आएगा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे और ख़ास तौर पे फूड सेक्टर पे, क्योंकि अब जो हमने एक प्लान बनाया है जिसमें हमारी आर्मी भी शामिल है और जब गुज़िश्ता हुकूमत थी उन लोगों ने एक प्लान बनाया था इक्तिसादी मनसूबा। ये इक्तिसादी मनसूबा जो ज़रई ज़मीनों के हवाले से लॉन्च किया गया है, उसके लिए ये नुमाइश बेहतरीन है और ये नुमाइश उस मंसूबे को तक़वीत पहुँचाएगी। और इसी हवाले से मुतअद्दिद मल्टीनेशनल इन्वेस्टर्स ने और मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने इस एक्सपो के अंदर मंसूबे किए हैं, MOU साइंस किए हैं और ये ग्रीन सिग्नल दिया है कि वो आइंदा आने वाले दिनों में ज़रूरी शोबे में बैरूनी सरमायाकारी करेंगे और ये एक बहुत अच्छा साइन है। और इस हवाले से चीन, मैक्सिको, अलजायर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन सिग्नल्स दे दिए हैं हमारे बिजनेसमैन्स को और ये बड़ा अच्छा साइन है और ये पहली नुमाइश है और ये तसलसल आगे भी जारी रहेगा। ठीक है, ये तसलसल आगे भी जारी रहेगा। ज़फ़र साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। हुकूमत ने अपनी 16 माह की जो कारकर्दगी है उसकी रिपोर्ट पेश कर दी है और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो महंगाई तारीख के बुलंद तरीन सतह पे है। ख्वाह कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। अब केयर टेकर सेटअप आने वाला है। आप पाकिस्तान की मईशत अगले कुछ दिनों में कहाँ देख रहे हैं? देखिए जनाब, बात यह है अगले कुछ दिनों में मुझे मईशत को अच्छी नज़र नहीं आती, क्योंकि जो हुकूमत के करने के काम है उसमें हमें कोई भी बेहतरी नज़र नहीं आई, सिवाय जो भी बोझ है हुकूमत का अपना और जो इशराफिया का वो पब्लिक की तरफ कन्वर्ट करना, आवाम पे डालना, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और कुछ जो बोझ है IMF के नाम के ऊपर डाला जा रहा है आवाम के ऊपर, जबकि IMF तो बहुत कुछ कहता है, सिर्फ ये तो नहीं कहता कि आप जो भी बोझ है वो आवाम पे डाल दें, वो ये भी कहता है कि आप अपने खर्चे अखराजात कम करें। तो अभी तक जो भी हमको हुकूमत की लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ डायरेक्शन नज़र आ रही है वो कुछ चेंज नज़र नहीं आ रही। पिछले 75 साल के अंदर जो भी आया उसने अपने हिस्से का
अवाम के ख़िलाफ़ काम किया। अब आने वाली जो निगरान हुकूमत है, इससे भी मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो पॉलिसीज़ हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं IMF के साथ और दीगर ममालिक के साथ, उनको हमने लागू भी करना है और उस पर अमल भी करना है। अगर नहीं करेंगे तो हमारे हालात और खुदा ना करे ख़राब हो जाएंगे। हालात, मैं आपसे, जैसे आपसे मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा आपके प्रोग्राम में, कि जो पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स हैं, डायनामिक्स हैं, वो बेहतरीन है, सिर्फ़ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट है। अगर हम उस मैनेजमेंट को ठीक कर लें तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो खित्ते में ममालिक हैं उनकी हालत इतनी ख़राब नहीं है जितनी हमारी है। तो क्या वजह है कि हमारी क्यों ख़राब है? तो इसका मकसद है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हमारे अपने अंदर है। ख़ास तौर पे हम जो इशराफिया को जो सब्सिडीज़ देते हैं एक साल में, वो तकरीबन 17.4 बिलियन डॉलर की देते हैं, जो हर साल बढ़ती जा रही हैं। सही। अगर हम उसको ख़त्म नहीं करते तो आधा कर दें, तो वही बोझ जो है ना अवाम पे कम हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ टैक्स बेस देख लें आप, हमारे यहाँ ड्यूटीज़ का निज़ाम देख लें, और सिर्फ टैक्स कौन देता है? सैलरीड क्लास, क्योंकि वो मजबूर है, उसको जो है ना एट सोर्स कट के मिलता है। अगर उसको एट सोर्स कट के ना मिले तो शायद वो भी गड़बड़ कर ले। अच्छा जफर साहब, मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा कि आइंदा आने वाले दिनों में आपने कहा कि आपको हालात अच्छे नहीं लग रहे, केयर टेकर सेटअप अगर आ जाता है तो वो दोबारा IMF के पास जाएगा और IMF से अगर वो एग्रीमेंट करता है, देखें ये तो स्टैंड बाई एग्रीमेंट है, अब जो नया एग्रीमेंट होगा तो उसमें जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट की भी बात होगी, यूटिलिटीज़ टैरिफ की भी बात होगी, टैक्सेस की भी बात होगी। तो अगर टैक्सेस की बात होती है और अगर हम फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को मिस कर देते हैं टैक्स लगाने पर, तो आप नहीं समझते कि ज़्यादती हो जाएगी कॉर्पोरेट सेक्टर पर, क्योंकि इतना इजाफी बोझ डाल दिया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाते, डॉक्यूमेंटेड नहीं है हमारे मुल्क का एग्रीकल्चर, तो कैसे फिर हम अपने आप को सर्वाइवल पोजीशन में लेकर जाएंगे? देखिए जनाब, जो एग्रीकल्चर आपका सेक्टर है वो तकरीबन 20 से 22% है आपकी GDP का। फिर इसके साथ साथ जो हमारे रिटेल शॉप्स हैं या ट्रेडर्स हैं, वो भी तकरीबन आप समझें अब वो एग्रीकल्चर बेस ही हो गए हैं। उनको भी बिल्कुल वो बेलगाम है, उनको भी कोई टैक्स नहीं लगा सकता। तकरीबन 22 लाख आपके यहाँ दुकानें हैं एज़ पर जो हमारा स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक। सर रियासत से बड़े तो कोई कुछ भी नहीं है ना। रियासत अगर चाहे तो रिटेलर हो, होलसेलर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, उस पर फौरी तौर पे टैक्स लग जाए। रियासत की रेट को तो हम चैलेंज नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं लगा? इतने सालों से क्यों नहीं लग पा रहा? क्या इतनी स्ट्रॉन्ग है ये अशराफिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। रियासत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। रियासत चाहे तो सब कुछ हो सकता है, रियासत की वेल नहीं है। एग्रीकल्चर के अंदर तो सारे आपके जो सियासतदान हैं 80-90% वही हैं, वो नहीं लगने देंगे। फिर प्रॉपर्टी का जो सेक्टर है जो नेगलेक्टेड है बिल्कुल, उसके अंदर भी मेन वही लोग हैं, वो भी प्रॉपर्टी को जो है ना उसको भी डॉक्यूमेंट नहीं होने देते। सही। फिर जो आपके दुकानदार हैं, वो कहने को दुकानदार हैं या ट्रेडर हैं, वो भी फाइनेंसर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, वोटर भी हैं। तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग है, पॉलिटिकल गेन वाली बात। तो ये जब तक हम मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे तो बात नहीं बनेगी। अब वक्त आ गया है कि हमारी सोच की प्रायोरिटीज चेंज होनी चाहिए। सबसे पहले मुल्क, फिर आवाम, फिर हम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ ये तरतीब उल्टी है। बिल्कुल। अदनान पराचा, मैं आपकी जानिब आऊंगा। मुझे ये बताएं कि रेमिटेंसेस फिर हमारी कम हुई हैं। कल स्टेट बैंक ने एदाद शुमार जारी कर दिए, फिर हमारे रिजर्व भी कम हो गए, तो सारी चीज़ें हमारी कम हो रही है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ गई, हफ्तावार महंगाई की शरह में इजाफा हो गया। तो आप इन तमाम मामला को कैसे देखते हैं? क्योंकि ब्लैक मार्केट की वजह से हमारी रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं, और जिस तरीके से हमारी रेमिटेंसेस कम हुई हैं, तो क्या हम अपना हदफ हासिल कर लेंगे फिस्कल ईयर का? जी सर, इसमें सबसे पहले देखने की ये ज़रूरत है कि हमारा जो बजट जो 2023-24 का जो बजट है, उसके अंदर हमारे रेमिटेंसेस के टारगेट्स कितने रखे गए हैं कि हम कितने अचीव करने हैं हमने। तो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने इसका रेमिटेंसेस का जो टारगेट रखा है 33 अरब डॉलर रखा है, हालांकि एक्सपोर्ट का जो टारगेट रखा है वो 30 अरब डॉलर रखा है। रेमिटेंसेस फिर आप ये देखें कि 2021 से 2022 की जो रेमिटेंसेस थी वो हमारी 31 बिलियन US डॉलर थी। फिर उसके बाद हमारे 2022 और 2023 की जो फिस्कल ईयर है उसके अंदर हमारी रेमिटेंसेस में गिरावट आई और 4 अरब डॉलर कम होकर हमारी 27 अरब डॉलर पे वो क्लोज़ हुई। अब इस टाइम पे वज़ीर ख़जाना साहब को एक कोई वाज़ेह तौर पे कोई पॉलिसी देने की ज़रूरत थी उनको कि किस तरह हम 27 अरब डॉलर से बढ़ा के हम 33 अरब डॉलर, जो कि हम 7 अरब डॉलर जो हमारे पास कम आए हैं इस साल,
उसको हम 7 अरब डॉलर का जो हमारा गैप जो है उसको किस तरह कवर अप करेंगे और अगले साल हम इस हदफ को कंप्लीट करेंगे। ठीक। वो इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं दी गई बजट के अंदर। अब आप ये देख लें कि हमारा फिस्कल ईयर का जो पहला महीना है जुलाई का, उसकी जो रेमिटेंसेज जो हमारे पास आई हैं वो 2 अरब डॉलर आई हैं, जो कि जून 2023 के अंदर जो हमारी थी वो 2.2 अरब डॉलर थी। और अगर इसी को हम कंपेयर करें लास्ट ईयर पे जुलाई से, तो लास्ट ईयर हमारी जो रेमिटेंसेज आई थी 2.50 हमारे पास 2.5 अरब डॉलर के करीब आई थी। अब उसमें और पिछले साल जुलाई से इस साल के अंदर आप देखें 19% की गिरावट आई है। और अगर हम मंथ टू मंथ बेसिस देखें तो हमारे पिछले महीने की और इस महीने के अंदर 20 करोड़ डॉलर की गिरावट से 2 अरब डॉलर पे हम क्लोज किया हमने। अब सोचने की ये ज़रूरत है कि ये हमारे जो वर्क फोर्स है जो इस टाइम पे बाहर जा रही है और इस टाइम पे स्पीड में जा रही है, जिसको जोन सा रास्ता मिल रहा है वो इस टाइम पे जा रहा है, उसके बावजूद हमारी गिरावट ये जो है ये रेमिटेंसेस के अंदर क्यों है, इसके अंदर ये सबसे पहले सोचने की ज़रूरत है। उसकी गिरावट की वजह 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये देखें, स्टेट बैंक को एक ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए था ताकि वो जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो कि हमारा 80 to 85% जो है हमारे इलिटरेट हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं और स्पेशली वो गल्फ स्टेट्स के अंदर रहते हैं। तो हमारे स्टेट बैंक ने कोई इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाया जिसकी वजह से हमारे जो बाहर की वर्क फोर्स है आपको इजी एक्सेस दिया जाए, थ्रू बैंकिंग चैनल वो पैसे ट्रांसफ़र करें। पिछले साल में आपने ये देखा कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट का जो गैप था वो भी 25 से 30 रुपए डॉलर का बहुत बड़ा गैप रहा है। अभी फिर बढ़ रहा है और ये ऑफ कोर्स ये बढ़ रहा है। अब ये देखें, IMF आपका ऑन बोर्ड आ चुका है आपके साथ, आपके 4.2 अरब डॉलर आपके रिजर्व के अंदर ऐड हुए हैं, उसके बावजूद आपके रुपए को आप कमज़ोर होते देख रहे हैं और डॉलर और मजबूत हो रहा है। और अगर ये रेमिटेंसेज इस तरह हमारी जो जिस तरह कम हो रही हैं, तो ये अगर रेमिटेंसेज इस तरह कम होंगी तो मैं ये देख रहा हूँ कि 2023-24 के अंदर हम 25 अरब डॉलर से ऊपर नहीं जा सकेंगे, जो कि हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारा जो ये जो गैप्स हैं ये ख़त्म करने की ज़रूरत है। और जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने हमारे जो खिताब में कहा था कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारा एसेट्स हैं, तो इन एसेट्स को ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है कि क्या वजूहत हैं कि वो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो जो रेमिटेंसेस नहीं भेज रहे। आप ये देखें कि इस टाइम पे सऊदी अरेबिया से हमारे मंथ टू मंथ बेसिस के ऊपर 6% हमारा जो है वो गिरावट आई है, UAE से 3% आई है और UK से 11% हमारे पिछले महीने से अब तक में ये गिरावट देखने में आई है। मैं कुछ कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल। देखिए, बात यह है, अदनान साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन जैसा कि बात हो रही है हमारे गल्फ़ के और जो लेबर क्लास है उसके लिए, देखिए स्टेट बैंक तो फुल विजिलेंट है। उसने तो अभी पिछले दिनों जो अकाउंट रोशन डिजिटल बनाया है, वो ऐप इसीलिए बनाई है कि कोई भी अपने मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र कर सके और हमने ये देखा वो बहुत कामयाब रहा। मगर अब इस वक्त तो रोशन डिजिटल अकाउंट में बड़ी तेजी से इनखला हो रहा है लेकिन सरमाए का। जी, मैं बात उसकी तरफ आ रहा हूँ। लेकिन क्या बात है कि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो आपस में कन्फ्लिक्ट करती हैं गवर्नमेंट की, कि जो जहाँ पे जो ग्रे मार्केट का रेट है वो बहुत ज़्यादा है। जफर साहब, मैं आपको इंटरप्ट करने के लिए माजरत खाऊं, लेकिन यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद यहीं से जफर साहब का जवाब कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमजा, आपकी जानिब आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी ओवरऑल क्या रही? बहुत ख़राब कारकर्दगी रही और बड़े चैलेंजेस का सामना रहा रियासत को। हमने देखा इससे पहले रियासत को इतने चैलेंजेस का सामना कभी भी नहीं था, लेकिन बहरहाल हुकूमत तो ये कहती कि हमने डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, ये उसका एक बहुत बड़ा कारनामा है। IMF से डील हो गई, लेकिन अगर मैं ओवरऑल मुआशी एदाद-ओ-शुमार की बात करूँ तो हमारी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल की तरक्की की शरह पॉजिटिव से माइनस हो गई। 7+ थी, -9.9 पर है इस वक्त। हमारा इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई गया। हमारा इन्फ्लेशन के साथ हमारे डॉलर ने नया रिकॉर्ड बनाया। इंटर बैंक के अंदर डॉलर 299 रुपये 50 पैसे की बुलंदतरीन सतह पे गया। ओपन मार्केट में डॉलर 315-316 रुपये पर ट्रेड हुआ। हमारी रेमिटेंसेस गिर गई, हमारे एक्सपोर्ट का टारगेट मिस हुआ। टैक्स कलेक्शन हमारी 7,000 अरब रुपए रही, लेकिन उसके बावजूद भी हमने टैक्स का टारगेट मिस किया। बड़ी तेज़ी से लोग मुआशी मसाइल से तंग आकर इस मुल्क से बाहर गए रोज़गार के हवाले से। और अगर मैं बात करूँ
तो ये जो जनवरी से लेके अगस्त तक का है, तो इसमें भी तकरीबन 4 से 5 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। सही। मुआशी मसाइल से तंग आकर हमारी महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। इस वक्त भी हमारी महंगाई बढ़ी है और सबसे बड़ी बात है कि इन 16 महीनों में स्मगलिंग कल्चर बड़ी तेज़ी से परवान चढ़ा है, चाहे आप उसको किसी भी सेक्टर में ले लें। तो मैं अदनान पराच आपसे जानूंगा कि ये मुझे बताएं कि जितनी तेज़ी से ब्रेन ड्रेन है, हमारे मुल्क से लोग छोड़कर जा रहे हैं, तो एक क्या एदाद शुमार है आपके पास, कितने लोग जा चुके हैं जनवरी से लेकर अब तक? देखिए जनवरी से लेके अब तक जो इस टाइम पे अगर हम फिगर देखें तो तकरीबन हमारे 5 लाख के करीब वर्कफोर्स हमारी यहाँ से बाहर जा चुकी है। और ये तो वो फिगर्स हैं जो कि हमारे ऑफिशियल थ्रू प्रोटेक्ट्रेट के जो हमारे पास डाटा जो अपलोड हो रहा है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो इस टाइम पे जो पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स हैं और स्किल्ड जो वर्कफोर्स है वो डिफरेंट विजिट वीज़ेस पे भी आपके गल्फ़ स्टेट्स के अंदर जाके वहाँ पे जॉब्स वगैरह ले रहे हैं और इसके अंदर आने वाले दिनों में और ज़्यादा इजाफा देखने में आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 5 लाख तो चले एक ऑफिशियल है, अगर हम ये कह सकते हैं कि विजिट वीज़े पे या जो तालीम के उसूल के लिए बच्चे जा रहे हैं बाहर, तो इन सबको अगर मैं मजमूई तौर पे एक जगह पे जमा कर लूँ तो 7-8 लाख हो गए होंगे। जी 6.5 से 7 लाख बंदे मैं इस टाइम पे हमारी जो पाकिस्तानी पब्लिक जो है, हमारी यूथ जो है वो इस टाइम पे आपका विजिट वीज़ा और एम्प्लॉयमेंट वीज़े के थ्रू हमारा ख्याल यही है कि इस टाइम पे जा चुकी है। ये एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा इस साल के आखिर में, ऐसा ही है? देखें जी, रिकॉर्ड बनने को तो बहुत कुछ रिकॉर्ड बन सकते हैं, लेकिन हमें रिकॉर्ड ये बनाना है कि हमें इधर से स्किल्स वर्कफोर्स को एक्सपोर्ट करनी है, ना कि हमारी इधर स्टेबिलिटी हो और हमारी जो वर्कफोर्स जहाँ से पाकिस्तान से बाहर जाए वो हमें रिप्रेजेंट प्रॉपर तरीके से इस तरह करे कि ताकि वो रेमिटेंसीज में इजाफे का बायस बने। इस टाइम पे जो लोग हैं पब्लिक के अंदर, जो प्रोफेशनल्स हैं या स्किल्ड हैं, हाईली स्किल्ड लोग हैं, वो अपने फैमिलीज़ के साथ मूव होना चाह रहे हैं इस टाइम पे। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि अब ये देखें जो वर्कफोर्स यहाँ से बाहर जाती है, वहाँ से बाहर से कमा के अगर पाकिस्तान भेजती है तो वो एक आपका रेमिटेंसेस का बायस बनती है। लेकिन लोगों के अंदर जो इसतराब ये देखने में आया है, और आप ये देखेंगे कि लोग इमिग्रेशन के सिस्टम में जा रहे हैं, लोग फैमिलीज़ यहाँ से शिफ्ट करना चाह रहे हैं, वो हमारे लिए अलार्मिंग है। इसके लिए आने वाली निगरान गवर्नमेंट को भी और हमारे उसके बाद इलेक्शंस के बाद भी गवर्नमेंट को प्रॉपर पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत होगी, जो कि पॉलिसीज़ उसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होगी। हमारे ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट को ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत होगी, ताकि हम प्रॉपरली, जो हम पिछले 1-1.25 साल से हम प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लेटर लिख चुके थे। खारजा पॉलिसी से मुतमईन है आप? इस वक्त जो खारजा पॉलिसी थी हमारे मुल्क की, उससे आप मुतमईन हैं अदनान पराच? देखें, खारजा पॉलिसी की जहाँ तक आप बात करते हैं तो हमने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी खतूत लिखे हैं, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को खतूत लिखे हैं कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट यूरोपियन साइड पे है, उसकी तरफ फोकस किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हुआ है कि हमारी उन जो सिफारिशात थी उनके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। सही, अमल नहीं हुआ। जफर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये मुझे बताएं कि स्टेट बैंक ने इजाज़त दे दी है कि आप डॉलर को इम्पोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने की इजाज़त के बावजूद भी इंटर बैंक और ओपन मार्केट का गैप मुस्तकिल बढ़ रहा है और ब्लैक मार्केट को तकवीत मिल रही है। हद तक IMF ने कहा है कि 1.25% से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। देखिए जनाब, बात यह है, स्टेट बैंक ने जो हमें इजाज़त दी है वो राइट टाइम पर राइट डिसीजन है। लेकिन बात यह है कि हमारे पास जो है ना सप्लाई नहीं है इस वक्त। अवाम वो इसलिए नहीं है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो आपस में कन्फ्लिक्ट है। हमारे पास कोई हमारे काउंटर पे लोग क्यों नहीं आ रहा कि उसको ग्रे मार्केट के अंदर 10 से 15 रुपए ज़्यादा मिल रहा है। इस वक्त ग्रे मार्केट में डॉलर का क्या रेट है? तकरीबन 310 रुपए के करीब है। ठीक है जनाब। और दूसरी बात यह है कि IMF का ये कहना कि आप अपनी इंपोर्ट खोलें, देखिए उसका कहना यह है कि हम अपनी तकरीबन 20 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट बढ़ा दें और हम उनके पास 1 बिलियन डॉलर के लिए 1 साल से जूतियाँ घिस रहे हैं। तो मेरे से IMF ने सवाल किया, मैंने उनको ये कहा कि अगर मेरे पास 20 बिलियन डॉलर होता या 10 होता या 5 होता तो मैं आपके पास क्यों आता? आपकी जो पॉलिसी है वो आपस में एक दूसरे के साथ मुतसादिम है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जनाब इंपोर्ट खोलो और दूसरी तरफ आप हमको डॉलर नहीं दे रहे, तो हम 1 अरब डॉलर लेके 20 अरब डॉलर की इंपोर्ट कैसे खोल सकते हैं? तो ये बात भी उनको समझाने वाली है। अच्छा जफर साहब, जफर साहब आपसे एक बात सवाल पूछना चाहूँगा, हम लोग स्टैंड क्यों नहीं लेता IMF के सामने? हम लोगों के पास इतनी पावर तो है ना कि अगर हम IMF के सामने स्टैंड ले लें और उसके सामने एक प्लान रख दें कि भाई ये प्लान है, हमारे मुल्क की अशराफिया ये है, ब्लैक मार्केट ये, आप हमें अगर कह रहे हैं कि आप ये पाबंदियां लगाएं तो उसके लिए हमें दूसरे सेक्टर पर रिलीफ दें, हम लोग इस किस्म की बात क्यों नहीं कर पाता IMF से? देखिए बात ये जो बात जो वो करेगा, जो आदमी फेयर होगा, वो IMF को हमको नहीं बताना। IMF को मालूम है, वो हमको ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे इशराफिया को सब्सिडी दे रहे हैं, ये बंद करें, वो हमें बहुत कुछ बता रहे हैं, लेकिन हम उसको
मैनिपुलेट करके और ट्विस्ट करके आवाम को ये बता रहे हैं कि आईएमएफ कह रहा है आप ये टैक्स लगाओ। आईएमएफ हमारे पास नहीं आ रहा, हम जा रहे हैं। हम उसके सामने स्टैंड तो जब लेना वो हमारे पास आ रहा हो, वो जिसको कहते हैं ना बेगर से नो चॉइस। तो बात यह है कि वो तो हमें नहीं बुला रहा और वो हमको हर चीज़ की निशानदेही कर रहा है, लेकिन हम उसके अंदर मैनिपुलेशन कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, बाद में अदनान साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि इस वक्त देखिए हर चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव पहलू होते हैं। अगर इस वक्त हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है या लोग जा रहे हैं तो हम उसको एक अच्छा उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर रेमिटेंसेस की शक्ल में। देखिए अब आपको ओवरसी पाकिस्तानी को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा देना होगा। आप जो एक्सपोर्टर को 30 से 35% रिबेट और इंसेंटिव देते हैं, अगर आप 5% ओवरसी पाकिस्तानी को रिबेट दे दें तो आप देखिएगा कि जो आपकी रेमिटेंसेस हैं अगले 3 साल में डबल हो जाएंगी। क्यों नहीं करती हुकूमत ने, क्यों नहीं किया पॉलिसी का? ये सबके अलग अलग इंटरेस्ट हैं, ठीक है जी। अगर वो ये काम कम हो जाएगा तो हवाला काम खत्म हो जाएगा, स्मगलिंग खत्म हो जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि हवाले को सपोर्ट मुल्क की अशराफिया कर रही है या सरकार की जो टीमें हैं वो पीछे बैठी हुई उनको सपोर्ट कर रही है? जो मार्केट प्लेयर्स हैं जिनके इसके अंदर स्टेक है वो नहीं होने देते। वो रोज नया कोई ऐसा कानून बना देते हैं जिससे हवाला, ग्रे मार्केट, स्मगलिंग, करेंसी और स्मगलिंग ऑफ गुड्स, जैसे आपने फरमाया, वो उसका फरोग चाहते हैं। अच्छा, आखिर में ये बता दें जफर साहब, डॉलर को कहाँ देख रहे हैं आने वाले दिनों में? इंडा बैंक, ओपन मार्केट और ग्रे मार्केट पे गैप कम होगा या नहीं होगा? देखिए जनाब, बात ये गैप तो कम नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे जैसी कंट्रीज़ हैं, क्योंकि हमारा तो दुनिया में आखिरी नंबर है, उनके अंदर हमारे यहाँ तो गैप कम है, उनके यहाँ बहुत बड़ा गैप है। कहाँ पे देख रहे हैं ट्रेड होता हुआ डॉलर को? देखिए मैं ये देख रहा हूँ कि जो रुपया है वो प्रेशर में रहेगा। मैं कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहता जिससे लोगों में मायूसी फैले, लेकिन हालात अच्छे नहीं है। फिर अगेन हमारे पास रिसोर्सफुल कंट्री है, हमको अपनी डायरेक्शन ठीक करनी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर तुम्हारा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में, खुदा ना करे। देखिए जी, मैं इसमें एक छोटी सी बात का इजाफा करना चाहूँगा। प्राचा साहब ने बहुत अच्छी बात की कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट को इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है और इसको दर्जा देने की ज़रूरत है ताकि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंस भेजें। और जो इस टाइम पे हमारे आर्मी चीफ ने जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो एक स्टेप लिया है, जो कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनेगी, जिससे हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होगी, जिससे हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा हाईलाइट होगा। ये भी बहुत अच्छा स्टेप है जो आने वाले सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर एक बहुत अच्छा बिल्कुल, इसमें कोई दो ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र पराचा साहब और पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन के तर्जुमान अदनान पराचा साहब ने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे और हमजा गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।